students, hope you all are good. So today we are continuing our topic research, and we are going to learn about its meaning and characteristics. So first of all, we must know what is research, what is the meaning of research. तो research क्या है? Research is a structured investigation that employs accepted scientific methodology. Why? To solve problems and generate new universally applicable knowledge. तो हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं कि रिसर्च सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में क्या करती है, एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथडोलॉजी, मतलब जो कि एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज करके ही आप करते हो. किस लिए? वाई? फॉर व्हाट? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड जनरेट न्यू यूनिवर्सली एप्लीकेबल नॉलेज. क्या क्या इसमें फंक्शंस हो गए हम आप देख सकते हो. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. तो रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन दैट एम्प्लॉयज एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स and generate new universally applicable knowledge. The objective of research is to comprehend an object, phenomena or to address a problem. Objective क्या है रिसर्च का? किसी प्रॉब्लम को, फिनोमिना को समझना, इकट्ठा करना, उसके सारे जो भी उसके पहलू हैं उसको लाकर समझना कि यस कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके सारे रीजंस जान के. ठीक है. अच्छा, तो ये जो टर्म रिसर्च है ये 2 वर्ड से मिलकर बनी है, हिस्ट्री और सर्च से. री का क्या मतलब क्या है? डिनोट्स रेपिटेशन एंड रिविजिटिंग, व्हाइल सर्च सिग्निफाइज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट. मतलब कोई भी चीज है उसको आप बार बार उसको रिपीट करते हो, देखते हो. मतलब रिसर्च मतलब दोबारा से उसी चीज को, और फिर उसमें से कुछ ऐसा निकाल के लाते हो कि जो पहले वैसा नहीं हुआ है. ठीक है. तो कुछ फाइंड आउट करना है आपको, उसमें से सिग्निफाइज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट, कुछ नया फाइंड आउट करना है. पुरानी नॉलेज से ही बार बार उसको देख के, रिपीट करके, उसको रिविजिट करके कुछ नया फाइंड आउट करना. ठीक है. सो देयरफॉर रिसर्च इज ए मेटिकुलस इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन particularly to an unearth new effects within any field of knowledge. किसी भी नॉलेज फील्ड की, किसी भी नॉलेज में हो सकता है. I hope it's very clear to you meaning of research. Now let's take one definition according to Cook. ये क्या कहते हैं हमें? Cook offers a comprehensive perspective defining research as a sincere, exhaustive and intelligent search for facts and their meaning or implications in relation to a problem. वही है कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके रिलेशन में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस हैं. बहुत सिंसियरली आपको जो करना होता है रिसर्च. ठीक है. एग्जॉस्टिव मतलब उसमें आप बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, क्योंकि बहुत डीपली आपको इसमें स्टडी करना होता है, लिटरेचर रिव्यू, फिर डाटा कलेक्ट करना. ठीक है. फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालना, उसको चेक करना, एनालाइज करना. ठीक है. और ये बहुत ही इंटेलिजेंट सर्च है, ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं. तो बहुत समझदारी से सिस्टमेटिक वे में होती है. According to him, research can be broken down into following key components. क्या है ये रिसर्च का? हम देखते हैं. R is for relational thinking, E for expert and thorough treatment, S is search and solution, exactness, analysis, relationship of facts, critical observation, केयरफुल प्लानिंग या फिर कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस जनरलाइजेशन हो सकता है. सी से आप सी को किसी तरह भी यूज कर सकते हो. ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, एच इज फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. तो इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए. और हार्ड वर्क तो
ऑब्वियस सी बात है, बहुत रहता है रिसर्च वर्क में। ठीक है, क्लियर? चलो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। आर इज फॉर रिलेशनल थिंकिंग, ई एक्सपर्ट एंड थॉरो ट्रीटमेंट, एस सर्च एंड सॉल्यूशन, ई इज फॉर एग्जैक्टनेस, ए एनालिसिस, आर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड और कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, एच इज फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। अभी रिसर्च, जब आप रिसर्च पढ़ते हो या रिसर्च करते हो, करोगे कभी आप पीएचडी के लिए या रिसर्च कर चुके हो, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं रिसर्च में। क्या है ये? सबसे पहले एक मेन यूज होता है रिसर्च पैराडिग्म। क्या है रिसर्च पैराडिग्म? दे इंक्लूड द फिलोसफिकल assumptions, values, beliefs that underpin research in a particular field, like positivism, post-positivism, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म। मतलब रिसर्च पैराडिग्म एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसके अंदर आपको पता चलता है कि इनको कैसे यूज किया जाए। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो भी ये फील्ड्स हैं रिसर्च के, इन मेथडोलॉजीज को कैसे यूज किया जाए रिसर्च के लिए। कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी। Epistemology, the term was first used by Frederick Ferrier. This branch of philosophy that deals with the nature of knowledge. जो नेचर है उसकी, जो नॉलेज है उसका नेचर क्या है, जो भी ज्ञान किसी भी फील्ड से आप ले रहे हो तो उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, तो उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेते हैं, जो उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। How knowledge is acquired and what constitutes knowledge. It explores questions about these sources, limits and validity of knowledge. तो अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं? It explores questions about sources, limits and validity of knowledge, कि जो नॉलेज हम समझ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कहीं से भी, तो वो कितनी वैलिड है, उसकी लिमिट्स क्या है, उसकी सोर्सेज क्या है, तो ये सब हमें इस टर्म के अंदर आता है, हमारा ये एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिर वी विल टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एक्सप्लोर्स फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, जो नेचर है उसकी रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस कैसे है, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। Metaphysics deal with abstract concepts such as time, space, causation and existence। मतलब पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारा जो है उसकी जानकारी, रियलिटी क्या है नेचर की, हम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, हमारा क्या रिलेशनशिप है माइंड का और एक्सटर्नल वर्ल्ड का, तो ये सब इसमें मेटाफिजिक्स टर्म के अंदर आएगा। देन वी हैव ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज सब फील्ड ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का एक पार्ट है, मतलब उसका ही एक सब फील्ड है दैट स्पेसिफिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका एग्जिस्टेंस कैसे है, तो ये उससे रिलेटेड है। ऑन्टोलॉजी सीक्स टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एंटाइटीज और कैटेगरीज ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड व्हाट देयर फंडामेंटल नेचर इज। किसकी स्टडी करता है कि पूरे यूनिवर्स में क्या क्या एंटाइटीज हैं, क्या कैटेगरीज हैं, उनकी फंडामेंटल नेचर क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओ कैपिटल होगा, यहाँ पे भी ओ कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी क्या है? एक्सपेक्टेड एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी that deals with the values, ethics and aesthetics. एस्थेटिक्स मतलब क्या सुंदरता और क्या एथिक्स, वैल्यूज, इसके बारे में जो सारी स्टडी की जाती है वो एक्सियोलॉजी के अंदर आती है। इट एक्सप्लोर्स क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि
अगर हम वैल्यूज एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें राइट रॉन्ग की बात आ जाती है ना. वट इज ब्यूटीफुल और अगली एंड वट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड और बैड, किससे बनता है? किसी के लिए वही चीज गुड है, किसी के लिए वही चीज बैड है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है. ठीक है, क्या सुंदर है, क्या अगली है. तो इस टाइप की जब भी कोई स्टडी की जाती है, जो भी टर्म्स है ये, तो वो सब हमारी एक्सियोलॉजी के अंदर आ जाता है. ठीक है. अगर हम थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक कोहेरेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. थ्योरी क्या होते हैं? कुछ सिद्धांतों की सिस्टमैटिक सेट होता है. ठीक है, इकट्ठा किया हुआ एक सेट है, और आइडियाज भी कह सकते हो आप उसे. यूज टू एक्सप्लेन फिनोमिना और मेक प्रिडिक्शंस. उसी के बेसिस के पे आप कुछ प्रिडिक्शंस भी बनाते हो. टूरिस्ट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एंड गाइड रिसर्च एंड इंक्वायरी. जैसे कि टूरिस्ट क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल है ये, कि दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एंड गाइड रिसर्च एंड इंक्वायरी, है ना. फॉर एग्जाम्पल इन साइकोलॉजी सेगमेंट फ्लूइड psychoanalytical theory says that human behavior is influenced by unconscious drives and conflicts. तो जो थ्योरीज होता है उसके बेस पे प्रिडिक्शंस भी की जाती है कि यस ये थ्योरी है और फ्यूचर में इसके बेसिस पे ही आगे कुछ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, किस तरह से रिसर्च होनी चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिविटी. Objectivity in research refers to the quality of conducting research. जो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी में. उसमें पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, प्रेजुडिसेस नहीं होने चाहिए, सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. मतलब कि अब कोई रिसर्च कंडक्ट की जा रही है तो उसमें आपका अपना पर्सनल, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए. कोई भी धारणाएं जो पुरानी होती है, रूढ़िवादिता, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम कहते हैं कि गर्ल्स आर वीकर देन बॉयज, बॉयज आर मोर स्ट्रॉन्ग, तो इस टाइप की कुछ प्रेजुडिस है अगर हमारी रिसर्च से रिलेटेड है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए. और सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए उसमें. इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल अप्रोच होनी चाहिए रिसर्च की, तभी वो एक अच्छी रिसर्च मानी जाएगी. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च. देन लेट्स मूव टू रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स इन सिंपल टर्म्स. मतलब कि अगर एक ही रिसर्च को बार बार किया जा रहा है तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं, हर बार अलग रिजल्ट तो नहीं आ रहा. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिलायबल. अगर हम हर बार सेम रिजल्ट मिल रहा है, हमें थोड़ा बहुत कुछ वेरी लेस परसेंटेज है 19-20, तो ठीक है. अदरवाइज अगर बहुत डिफरेंस आ रहा है तो वो रिलायबल नहीं है. इफ इट इज वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम रिसर्च, it means that is reliable. So it means that if the same research is conducted multiple times under similar condition, it should yield similar results. ठीक है, in that case we can say that our research is reliable. Validity क्या है? Validity is more important than reliability because it is possible for a measure to be reliable but not valid. अगर हमारी रिसर्च रिलायबल है बट ये हो सकता है कि वो वैलिड ना हो, लेकिन अगर हमारी रिसर्च वैलिड है तो उसको रिलायबल माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट में बी वेरी कंसिस्टेंट इन ईच रिजल्ट बट इट मे नॉट एक्चुअली बी मेजरिंग बट इज इंटेंडेड टू मेजर. मतलब कि एक टेस्ट है, उसका जो रिजल्ट है बार बार सेम आ रहा है, लेकिन उसमें जो मेजर करना चाहिए था वो नहीं था, तो वैलिड ही नहीं है. सपोज एक टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि लेसन नंबर 4, 5, 6 का टेस्ट होगा. ठीक है, टीचर ने टेस्ट लिया, बच्चों के जो भी मार्क्स आए तो बार बार चेक किए गए टेस्ट की मार्किंग, लेकिन वो सेम थी. लेकिन वो टेस्ट
जो टीचर ने क्वेश्चंस दिए थे वो 3, 4, 5 उसमें से थे ही नहीं लेसन में से, वो 1, 2, 3 में से थे। तो क्या वो जो टेस्ट था वो वैलिड था? नहीं, तो उसको हम वैलिड नहीं कहेंगे। तो वैलिड नहीं है तो रिलायबल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर वैलिड है तो रिलायबल हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ रिलायबल है तो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एमसीक्यू पीवाईक्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यू मस्ट क्लियर अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगर हमारी रिसर्च वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगी, लेकिन अगर हमारी रिसर्च रिलायबल है देन इट इज नॉट श्योर दैट इट इज वैलिड। ठीक है, क्लियर? नाउ सी, replicability. Research should be replicable. Its meaning is that others can repeat the study to verify the results. कोई भी उस रिसर्च को यूज करे उन्हीं फॉर्मूलाज के साथ जो भी वो बना हमने रिसर्च किया है, तो वेरीफाई होनी चाहिए रिजल्ट्स। ठीक है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। रेप्लिकेबिलिटी बिल्ड्स ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर उसमें रेप्लिकेबिलिटी है, कोई भी उस चीज को यूज कर रहा है, रिजल्ट वेरीफाई हो रहे हैं, तो वो उसे कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है फर्दर। ठीक है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रिलेट्स टू द प्रिसीजन एंड करेक्टनेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जो भी रिसर्च प्रोसेस है वो कितनी प्रिसाइजली की गई है और उसमें कितनी करेक्टनेस है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, कि जो हमारी रिसर्च है वो प्रिसाइज होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। टूल्स एंड प्रोसीजर्स। एक्यूरेसी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी। ठीक है, एक्यूरेसी रिलेट्स टू प्रिसीजन करेक्टनेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, टूल्स एंड प्रोसीजर्स। एक्यूरेसी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी। क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी क्या होता है कि इन्वॉल्व यूजिंग द बेस्ट सोर्सेज एंड प्रोसीजर्स इन रिसर्च। मतलब उस रिसर्च के लिए जितना पॉसिबल हो सके बेस्ट सोर्सेज यूज होने चाहिए, और जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी आप उसमें मेथडोलॉजी यूज करते हो, जो भी आपने रिसर्च मेथड सिलेक्ट किए हैं, सैंपल्स किस तरह से कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ से करना है, तो ये सब उसमें जितना बेस्ट हो सके वो करना चाहिए। ठीक है, फेक रेफरेंसेस कैन रिड्यूस क्रेडिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है फेक रेफरेंसेस से। साइक्लिकल। रिसर्च में भी साइक्लिकल, स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम एंड ऑफन लीड टू न्यू रिसर्च क्वेश्चन। A problem identified in one study can become the basis for further research. तो क्या है कि रिसर्च साइक्लिक हो सकती है। जैसे ही आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो उससे जो आपका रिजल्ट आया वो आपकी नेक्स्ट उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट रिसर्च के लिए एक आपका प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की। रिसर्च जो हम करते हैं वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, इट शुड बी एक्यूरेट, क्रेडिबल, उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और साइक्लिक होनी चाहिए। क्लियर? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। ओके, हमारा एक टॉपिक है इसी में ही रिसर्च में, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसको हम देखेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो सबसे पहले हमें ये टर्म किसने दिया, पॉजिटिविज्म। फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन अप्लाई पॉजिटिविस्ट प्रिंसिपल्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले हमें अगस्त कॉम्टे ने, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने ये पॉजिटिविस्ट के प्रिंसिपल्स दिए हैं सोसाइटी की स्टडी को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए। दैट वे ही चैलेंज द व्यू दैट सोसाइटी वाज गवर्न्ड बाय डिवाइन और सुपर नेचुरल फोर्सेस। उसने क्या चैलेंज किया कि जो हमारी सोसाइटी है वो डिवाइन और सुपर नेचुरल फोर्सेस से ही गवर्न्ड होती है। तो ये पॉजिटिविज्म कहता है हमें। ठीक है, और क्या क्या
फीचर्स हैं पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म हैड ओरिजिन इन नेचुरल साइंसेस और बाद में वो सोशल साइंसेस की तरफ एक्सटेंड हो गया। ठीक है। Positivists apply scientific observations and experimentation in social sciences as was being done in the case of natural sciences. Positives क्या कहते हैं कि the word can be studied objectively, free from personal biases and values. वो कह रहे हैं कि जो ये वर्ड है उसको हमें ऑब्जेक्टिवली वो करना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, उसमें पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, अपनी वैल्यूज की बात उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। पॉजिटिविस्ट बिलीव इन कलेक्टिंग डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दे बिलीव इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन and also they believe that complex phenomena can be broken down into their simplest components। मतलब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है तो उसको छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में, सिंपल कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके फिर उसकी स्टडी की जा सकती है। ठीक है। ओवरऑल क्या कहते हैं, ओवरऑल पॉजिटिविस्ट ऑन्टोलॉजी इज रियलिस्ट। जो इनकी ऑन्टोलॉजी है अभी हमने पढ़ा ना ये सारे टर्म्स, तो ऑन्टोलॉजी इज रियलिस्ट। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। emphasizes factual knowledge through observation. Deductive approach is preferable with less scope for alternative methods। ठीक है। और इसमें हम क्वांटिटेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज होती है इसमें। ये इसकी एक फीचर मिस है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव। ठीक है। ये भी इसमें ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। मतलब जो हमारी लिमिटेशंस थी पॉजिटिविज्म की, उसको काउंटर करने के लिए एक नई टर्म आई है हमारे पास, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो क्या है ये कि टू काउंटर लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिविज्म लाइक ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव मेथड्स, पोस्ट पॉजिटिव emerged in as main approach. Post positivism emerged as main approach. With time, researchers could acknowledge role of subjectivity, context and interpretation in research, especially in social sciences। जैसे जैसे टाइम आगे चला तो क्या हुआ, रिसर्चर्स ने एक्नॉलेज किया कि यहाँ पे रिसर्च में सब्जेक्टिविटी का भी रोल है, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ों का लगा कि यस दीज आर इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन सोशल साइंसेज। मतलब हम उनको ऑब्जेक्टिवली नहीं डिफाइन कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी नहीं हो सकता, इट शुड बी क्वालिटेटिव। ठीक है। सो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिकॉग्नाइज दैट रिसर्चर्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बायसेस कैन इन्फ्लुएंस देयर रिसर्च। वो क्या मानती थी कि नहीं होना चाहिए बायस, लेकिन देखा जाए तो हो जाता है। मतलब रिसर्च को जो रिसर्चर्स की पर्सनल बायसनेस है वो इन्फ्लुएंस करती है, उनके अपने एक्सपीरियंस भी। इन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव मेथड्स आर यूज्ड। They often use critical theory to examine the social world and to identify power imbalances and injustices। ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया कि जो हमारा पॉजिटिविज्म था उसमें ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव अप्रोच यूज होती है, लेकिन हमारे इसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म में सब्जेक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी, क्वालिटेटिव मेथड्स यूज होते हैं। सो पोस्ट पॉजिटिव इज अ गुड अप्रोच फॉर रिसर्च दैट फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप दैट आर ऑफन मार्जिनलाइज्ड और ओवरलुक्ड। मतलब जो ऐसा ग्रुप है जो मार्जिनलाइज्ड है या जिनको ओवरलुक किया जाता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये पोस्ट पॉजिटिविज्म बहुत एक अच्छी रिसर्च की अप्रोच है। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म।
Thank you so much. Rest of the things means types of research in detail we will do in our next video. Take care. All the best. God bless you. Thank you.